दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंटेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस समय आप देख रहे हैं कि जिसमें देश की जो राजनीति है विभिन्न तरह के पड़ावों से होकर गुजर रही है और लगातार ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो लगातार चर्चा के केंद्र में बनते हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राजनीति की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, इस पर सभी का एक जिज्ञासा बनी रहती है। और जैसे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो इसको लेकर तमाम तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में है और जब ये इंडिया गठबंधन का स्वरूप सामने आया तो उसमें ऐसा लगा कि वास्तव में बीजेपी को बड़ी चुनौती देने के लिए विपक्षी दल तैयार हो रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय चुनाव का नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे कुछ ऐसे घटक दलों की जो कार्यशैली है वह जिस तरह सामने आई है, उसने विपक्षी गठबंधन के लिए चिंताएँ बढ़ा दी हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे नीतीश कुमार का जो रुख रहा है, उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं। और इसी प्रकार हम देखें जो दूसरे अन्य राज्य हैं, जैसा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका है विपक्षी राजनीति के हिसाब से। उन्होंने एक तरफ़ा सीटों की घोषणा कर दी कांग्रेस के साथ अपनी 11 सीटों की। और कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वो 11 सीटों में सहमत हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो रुख रहा है। तो ऐसे में जो विषय सामने आता है, सवाल सामने आता है कि क्या इंडिया गठबंधन को सँभालने की ज़िम्मेदारी क्या केवल कांग्रेस की है? या केवल सारा दायित्व या ज़िम्मेदारी कांग्रेस की तरफ ही विपक्षी दल सारी डाल दें कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी जो सभी विपक्षी दलों की इच्छानुसार सीट एडजस्टमेंट करे और सभी को साथ लेकर आगे बढ़े। और साथ में जो विपक्षी दल है, क्या उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? इन्हीं सब विषयों पर आज की चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। मतलब प्रेम कुमार जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और साथ ही विभिन्न मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप उन्हें हमेशा देखते हैं और उनकी जो विश्लेषण होता है उसको आप सुनते हैं। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो प्रेम कुमार जी, जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप है, उसमें जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं इंडिया घटक दलों की, अब वो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को सँभालने की ज़िम्मेदारी क्या केवल कांग्रेस की है? जैसे विपक्षी दल जो उसमें अलायंस पार्टनर हैं, जिस तरह की उनकी बातें सामने आती हैं, उससे तो ऐसे ही लगता है। क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, इंडिया गठबंधन को एक कॉरपोरेट की तरह देखने के लिए लोगों ने नजरिया पैदा कर लिया। वो विश्लेषक भी उसको एक वेंचर की तरह देखने लगे कि इसके जो घटक बल हैं सब उस वेंचर को बढ़ाएं और ये सब शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, उस तरह से देखें। लेकिन बुनियादी बात ये होती है कि कोई भी गठबंधन तभी खड़ा होता है जब जनता चाहती है। अब आप कहेंगे कि जनता तो सिर्फ वोट देने नहीं आती है, लेकिन दरअसल जनता का एक दबाव पार्टी पर बनता है कि आप एक ऐसा काम कीजिए जिससे कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अगर जनता सत्ता में परिवर्तन चाहती है तो अपनी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी पर अलग किस्म से उसका दबाव होता है, राष्ट्रीय पार्टी पर अलग किस्म से दबाव होता है और इसी दबाव का नतीजा होता है गठबंधन। यानी क्षेत्रीय दलों ने जब ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इकट्ठा होने की जरूरत का जो सुगंध, ये सुगंध जनता से निकली। आप ये समझिए कि जनता से जब ये सुगंध उनको मिली, उसको अब परिणाम मिलने के लिए वो बैठे इंडिया गठबंधन बना। यही चीज 2000 आम चुनाव में नहीं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि घटक दल जनता की इस इच्छा को दिखावे का सम्मान करने लगे और वास्तव में वो अपनी मनमानी रोकना चाहते हैं। ये मनमानी दिखता है कि मान लीजिए कांग्रेस घटक दलों पर, घटक दल कांग्रेस पर एक लोग एक दूसरे पर मनमानी, लेकिन वास्तव में ये मनमानी जनता पर। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पर अखिलेश यादव या ममता बनर्जी कांग्रेस पर या कांग्रेस बनर्जी मनमानित होते हैं, वास्तव में ये अपनी देश की जनता पर मनमानित। आगे हम देखें तो गठबंधन एक तरह से कांग्रेस के मौन में एक बहुत बड़ी रणनीति होती है और ये रणनीति कांग्रेस दरअसल गठबंधन पर धीरे धीरे एकाधिकार, ये कांग्रेस अपने मन से जो साथी घटक दल हैं उनको वो विचलित हो रहे हैं, इस मौन से विचलित हो रहे हैं तो फैसले ले रहे हैं और फैसले ले रहे हैं तो कांग्रेस को लग रहा है छो मेरे मन अनुकूल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस जनता जो चाहती है कि मिलकर लड़े, इसमें कांग्रेस विलयन होना नहीं चाहती
कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि हम तो सबको साथ लेने के लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन दूसरे लोग अपनी अपनी जरूरतों और मतलब के चलते ऐसा करने से परहेज कर रहे हैं या फिर सत्ता के दबाव में झुक रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जनता को प्रिपेयर होने का संदेश दे रही कि कांग्रेस कि आप मेरे लिए, आप मेरे लिए और मेरे पीछे लागू, ये पूरी सियासत का में नजर आ रहा है। जी, जी। जैसा आपने कहा कि जो कांग्रेस की जो रणनीति है, उसे जिस तरह का मौन रहना बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो ये मौन रहना ही जैसे विपक्षी दल आपने कहा कि उनकी चिंताएँ बढ़ा रहा है और लेकिन बात ये आती है निकल के जिस तरह से नीतीश कुमार कहा जाता था कि शिल्पकार की भूमिका में वह इंडिया गठबंधन छोड़ देते हैं। और उसी प्रकार जैसे झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया, जो हेमंत सोरेन थे, जो कद्दावर एक गठबंधन के हिस्सेदार हैं और काफ़ी बड़े नेता हैं। तो ऐसे में हेमंत सोरेन की भी गद्दी को हिलाना, डिस्टर्ब करना और साथ ही लालू प्रसाद यादव बिहार में 2 परिवार गठबंधन के 2 मतलब 2 घटक दल ऐसे दिखाई देते हैं। इंडिया गठबंधन जो बहुत ही मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार बने हुए हैं और लगातार जो एजेंसियाँ हैं, जो जाँच एजेंसियाँ लगातार उन पे कार्रवाई कर रही है। तो जो विपक्षी दलों के दूसरे जो घटक दल हैं, क्या इन दोनों से कहीं न कहीं सीख लेनी चाहिए किस तरह से मुस्तैदी से या डटकर गठबंधन का हिस्सा बना रह जाता है? कुछ संदेश है इसके पीछे भी राजनीतिक रूप से? बिल्कुल है प्रशांत जी। इंडिया गठबंधन के भीतर जो यूपीए, उनके घटक दलों के बीच सामंजस्य में कोई कमी नहीं है। उन्होंने लंबा साथ निभाया है, लंबे समय से साथ हैं, इसलिए आप देखे होंगे इनके बीच कोई डिफरेंसेस ही नहीं। इवन लेफ्ट जो यूपीए में नहीं है, वो अभी उसका भी रास्ता क्लियर है कि भाई केरल में हम दोनों अलग लड़ेंगे, बाकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो कंफ्यूजन है इंडिया गठबंधन के भीतर यानी यूपीए के एक्सटेंशन में। यूपीए के एक्सटेंशन में जो दल रहे वो तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, ये दल रहे और कुछ एक छोटे दल हैं जिनकी बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं। तो इसमें आप ये देखिए कि कांग्रेस का मौन कितना प्रभाव उत्पादक था, कितना इम्पैक्टफुल था कि नीतीश कुमार जैसे अपॉर्चुनिस्ट के अपॉर्चुनिज्म को जनता के सामने खोल कर रख दिया। क्या नीतीश कुमार की बात को मान लेती कांग्रेस, तो इसका मतलब यही होता ना कि उनका एक ओरिएंटेशन था, एक गोल था कि सीएम रहेंगे बिहार में तो दूसरा हमको समर्थन करे, राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे तो पीएम हम ही रहेंगे, हमारा दूसरा समर्थन करे। तो यानी आप अपने लिए समर्थन खोज रहे थे और समर्थन नहीं मिला तो जिसके खिलाफ इंडिया गठबंधन बना उसी के पास चले। तो आपकी कैसी कमिटमेंट थी, कैसी प्रतिबद्धता थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विकल्प देंगे। तो कांग्रेस के मौन से जो ताकत है वो ताकत निखर करके सामने आई बिहार के संदर्भ में। इसी तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि गठबंधन करके हमको चुनाव लड़ना है। वो चाहती हैं कि सारी पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए उनको समर्थन करें और वो 42 सीटों पर चुनाव। तो ये गठबंधन तो है ही नहीं, ये तो आप बीजेपी का डर दिखाकर बाकी दलों को सरेंडर करने बोल रहे हैं, तो गठबंधन नहीं बोलते। तो कांग्रेस के मौन में और तृणमूल कांग्रेस के साथ देखे तो कांग्रेस ने आगे बढ़ चढ़ करके बोला है कि हम गठबंधन में हैं, ममता दीदी नहीं तो गठबंधन नहीं, इस तरह की बातें कही हैं और लगातार सॉफ्ट बनी। तो इस सॉफ्टनेस में भी एक राजनीति है। इस सॉफ्टनेस में राजनीति है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर हराने की क्षमता कांग्रेस को जनता ही दे सकती है और ईमानदारी से बीजेपी को हराने और सत्ता को खाने के कांग्रेस स्टेट की गवर्नेंस है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में थोड़ा भी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। अब ये जो मैसेज है जनता के बीच फायदा कांग्रेस को मिलेगा और इसी वजह से ममता बनर्जी डिटेन है। अगर 2-4 सीट 5 सीट कांग्रेस कहीं उनके हिस्से का जनाधार हमेशा के लिए कांग्रेस के पास नहीं चला जाए, ये चिंता तृणमूल कांग्रेस को सता रही। तो गठबंधन में ये नेचुरली
डिफरेंसेस है, लेकिन जनता के दबाव पर ये गठबंधन बना था और इससे बिखराव की का रास्ता जो पार्टी निकाल रही है, बहाने ढूंढ रही है, उसको जनता देख रही है। तो मूल मकसद के लिए जिसकी वजह से ये गठबंधन बना, आप उस मकसद से ही कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस मकसद से ये गठबंधन बना था, उसको कहीं न कहीं जो विपक्षी दल हैं, राजनीति है उनकी, वह कहीं न कहीं उस पे ठेस पहुँचा रहे हैं। और एक आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो नैरेटिव है कि जो विपक्ष बीजेपी के खिलाफ वोट है या बीजेपी के खिलाफ जो आवाज नीति की नीतियों के खिलाफ जो संघर्ष की बात है, वो कांग्रेस कहीं न कहीं उस नैरेटिव को सेट करने की तरफ आगे बढ़ रही है। उसी वजह से क्षेत्रीय दल कहीं न कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो इसमें जो जैसा आपने कहा कि नैरेटिव सेट करने में और जो पब्लिक जो जनता है, मतलब जो असहमत है बीजेपी की नीतियों से, जो उनके साथ नहीं है बीजेपी के साथ, उसको संदेश देने में कितनी कारगर आप महसूस करते हैं कांग्रेस पार्टी इसमें सफल होती दिखाई देती है? कांग्रेस की राजनीति प्रशांत जी अपने घटक दलों से लड़ने की नहीं। कांग्रेस की नीति ये दिखाने की है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी का भी साथ, लेकिन साथ लेने का तरीका क्या होगा, इस पर वो ये जो दूर किसी से उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनका मकसद स्पष्ट हो। यानी आपका मकसद भी अगर सिर्फ कॉमन आप सत्ता का विकल्प देना चाहते हैं, तो सेक्रीफाइस सबको करना पड़े। ये अगर नहीं होता है तो जनता सोचे कि कांग्रेस तो अपना एक प्रयास ईमानदारी कर रही है, उसको साथ नहीं मिल रहा है। नतीजा जो, यानी कांग्रेस ये मान के चल रही है, जनता ही तय करेगी कि विकल्प कांग्रेस बने या नहीं, वो प्रयास करे। वो कहीं से बेचैन नहीं है कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंके, लेकिन इस बार मोदी सरकार को उखाड़ेगी जनता। उसके लिए कांग्रेस अपने आप को बिल्डअप कर रही है। जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है तो हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, नतीजा ये कांग्रेस में दिख रही है और बहुत सफलता से ये नीतियां। जी, जी। अच्छा, इस परिप्रेक्ष्य में कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार वह आगे बढ़ रहे हैं, और हम देखें जब से शुरुआत उस यात्रा की हुई है, उसमें लगातार जो आम आदमी की जो सहभागिता है, वह काफ़ी बड़े स्तर पर दिखाई दे रही है। और जैसे उन कांग्रेस का कहना है कि हम न्याय यात्रा जो लोगों के लिए न्याय चाहिए उसकी बात करें, और उसमें जो सहभागिता लगातार नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, सब में एक बड़ी संख्या लोगों की दिखाई देती है। तो इससे जो कांग्रेस को मतलब आम आदमी की आवाज बनने की तरफ दिशा, जैसा आपने कहा कि एक नैरेटिव ऐसा सेट कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो क्या जो लोगों की उसमें उपस्थिति हो रही है, उससे बीजेपी के साथ साथ जो अलायंस पार्टनर है उनमें भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी है? कि इंडिया गठबंधन के जो, इंडिया नहीं है, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उन घटक दलों को बीजेपी के पॉपुलर वोट्स पर भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी को इन छोटे घटक दलों के जातीय समीकरणों को अपने साथ जोड़े रखने की क्षमता है। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन इस जरूरत में जो छोटे दल हैं वो अपना प्रभाव खोते, क्योंकि उनका जो जातीय आधार है उसमें धार्मिक रक्त चढ़ जाता है। बीजेपी के साथ रहते उसमें राष्ट्रवाद का रंग चढ़ जाता है, और धर्म और राष्ट्रवाद का रंग चढ़ते उनका जातीय आधार जो है उनके हाथ से तक नहीं लगता। तो इसकी कीमत मांगना चाहते हैं ये छोटे दल, और ये कीमत विधान परिषद में मेंबरशिप के तौर पर, राज्यसभा में के तौर पर, और सीटों में कम से कम ज्यादा मांगने की सीटों को कैसे बनाए रखा जाए, यानी अपने चीज के आधार की कीमत चाहते हैं घटक दल भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी इसमें एकोमोडेशन कि इसमें अगर कोई दल हमें छोड़कर चला जाए तो उसका क्या जनाधार हमारे साथ हम ले चुके हैं या कुछ बात हमसे उसका फिर एक साथ ही वो अदर देन वो सीट शेयरिंग चल रही है। तो बीजेपी अपने घटक दलों के साथ मोल भाव जोड़ तोड़ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाती है। जोड़ तोड़ यानी अपने घटक दलों को उन्होंने तोड़ा भी है, एलजेपी को तोड़ा, आपको जो निषाद की पार्टी बिहार में है उसके सभी विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया,
और इसी तरीके से शिवसेना को भी दो हिस्सों में तोड़ा। तो इन इन तरीकों से उन्होंने घटक दलों को अपने साथ विलीन करने का प्रयास किया है। तो इसलिए एनडीए में भी घटक दल चिंतित हैं। शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़ा तो वो चिंतित थे। इवन मेघालय जैसी जगह पर क्षेत्रीय दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ न सिर्फ अलग होकर चुनाव लड़ा, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ में मंच शेयर करने से भी मना कर दिया। तो ये स्थिति पैदा हुई है। तो बीजेपी, ऐसा नहीं कि गठबंधन के ख्याल से एनडीए गठबंधन स्मूथ है। गठबंधन में छोटे दलों का खतरा और छोटे दलों से खतरा, दोनों स्थितियां दोनों तरफ हैं। क्योंकि बीजेपी अधिक बड़ी पार्टी है, अधिक राज्यों में शासन में है, इसलिए बीजेपी को खतरा कम है और बीजेपी से खतरा ज्यादा है। वहीं कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो कांग्रेस चूंकि अपना आधार खो चुकी, 50 सीटों पर सिमट गई, 52 सीटों पर राज्य उसके हाथ से निकलते चले गए, तो कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों को खतरा कम लगता है, लेकिन क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस को ज्यादा लगता है। और जैसे जैसे कांग्रेस का उभार होता है तो क्षेत्रीय दलों का खतरा बढ़ने लगता है। तो यहाँ भी एक एकोमोडेशन और एक परस्पर एक दूसरे को देख लेने और समझ लेने का भाव, इसके साथ में ये अलायंस ग्रो कर रहा है। ये अलायंस का नेचर है दोनों तरफ। जी 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 जी। जैसा आपने अलायंस नेचर की बात कही, और आपने अपनी बातचीत में एक बात और कही थी, जो लोक जनशक्ति पार्टी की अगर हम बात करें और जनता दल यूनाइटेड, दोनों बिहार से आती हैं। और इसमें अगर हम देखें, जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो पूरा एक ऐसा था कि 6 सांसद थे और 2 उनके पार्ट बन जाते हैं, और दोनों ही पार्टी में एनडीए के साथ ही हैं। और चिराग पासवान लगातार, जबकि उनके देखेंगे पूरी भूमिका जो पार्टी, बड़ी पार्टी चला रहे थे, वो सब बड़े सीमित हो गई है उनकी, उसके बावजूद भी ऐसे कौन से कारण है कि वे एनडीए में बने हुए हैं, सब कुछ अपना खोकर भी। उसी प्रकार जो जनता दल यूनाइटेड है, जब नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरी पार्टी खत्म करना चाहते हैं बीजेपी, और फिर वे दोबारा से एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। तो ऐसे कौन सी मजबूरी उन दोनों पार्टियों के आप देखते हैं, ऐसे जो कौन से दल हैं, छोटे छोटे दल, जैसा आपने बताया था, कि उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है कि सब कुछ खोने के बावजूद भी और डर के बावजूद भी एनडीए का हिस्सा बनने को मजबूर है? अब जैसे लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान से ही बात को ले, इसी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चिराग पासवान की नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठा स्पष्ट है। इवन रामविलास पासवान जी एनडीए गठबंधन में आए और बनी रहे, तो इसमें चिराग पासवान की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके बाद यह भी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को कट शॉट करने में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका रही। नीतीश कुमार की पार्टी अगर 43 एमएलए तक सिमट कर रह गई, तो इसकी वजह थी कि 2 दर्जन सीटों पर चिराग पासवान ने उनको स्पष्ट रूप से हराने का काम किया। तो चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ जो उन्होंने काम किया वो सक्सेसफुल रहा। बीजेपी के पक्ष में जो उन्होंने काम किया वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन अब नई परिस्थिति ये है कि दोनों आपस में एकजुट हो गए। पहले भी दोनों एकजुट थे, एनडीए में जब थे तभी चिराग पासवान ने उनके खिलाफ काम किया था, लेकिन चिराग पासवान को उसकी कुर्बानी देनी पड़ी। अपनी पार्टी उनकी टूट गई, उनके सभी 5 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर कर लिया। वो मंत्री का पद जो जिस पर चिराग पासवान का हक होना चाहिए था, वो उनके चाचा को दे दिया गया। लेकिन चिराग पासवान ने ये सेक्रीफाइस किया, बड़े विनम्र भाव से किया, नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करते हुए किया। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी चिराग पासवान को खोना नहीं चाहती है, कंपनसेट करना चाहती है। और कंपनसेट, क्योंकि चिराग पासवान ने कुर्बानी दी है बीजेपी के लिए, तो कंपनसेट करने के लिए क्या है कि उनको बीजेपी में बने रहना होगा। लेकिन राजनीति भरोसे पर नहीं चलती, राजनीति आगे बढ़ जाती है। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आए हैं, नए सिरे से लोकसभा, अभी तत्काल लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपना हक लेंगे, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, एलजेपी के मुकाबले मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में फिर एलजेपी को कुर्बानी देने की स्थिति बनाई है, क्योंकि वो सीटें जहां नीतीश कुमार अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं, वैसी ही सीटों पर
एलजेपी का भी दावा है। तो अगर एक बार फिर एलजेपी को ही कुर्बानी देनी होगी, तो एलजेपी का मन डोलने लगा है कि हम ही बार बार कब तक कुर्बानी देंगे। विधानसभा चुनाव में भी हमने लड़ाई लड़ी, लोकसभा चुनाव में भी क्या हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा? तो इसमें बीजेपी वाले उनको समझाते हैं कि देखिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का रिश्ता देखिए कितना तलखी वाला रहा। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ हर तरह की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने तो नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की साझा तस्वीर विज्ञापन के रूप में बीजेपी ने छपवा दी, तो नीतीश कुमार ने भोज से वापस कर दिया पूरी बीजेपी को, न्योता ठुकरा दिया। इतनी तलखी होने के बावजूद ये लोग एक हैं। तो चिराग को समझाया जा रहा है कि नीतीश से इतनी तलखी होने के बावजूद आप भी एक रह सकते हैं, राजनीति है। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं, ऐसे मौके की तलाश में है कि कुछ हो ना हो, अगर लोकसभा में उनसे कुर्बानी मांगी जाएगी तो वो जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो तेजस्वी के साथ लड़ सकती हैं। यानी एनडीए के भीतर भी ये कोई सहज स्थिति नहीं है। जी। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का वर्तमान में गठबंधन है, और इसमें मायावती को लेकर बार बार चर्चाएं सामने आती हैं। और मायावती जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर स्पष्ट रूप से जबकि वक्तव्य दिया था कि वह चुनाव लोकसभा का अकेले लड़ेंगे। उसके बावजूद भी ऐसे कौन से कारण हैं जो लगातार ऐसी चर्चाएं बनी रहती हैं कि कांग्रेस और बसपा के बीच में, मायावती जी के बीच में कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है और आने वाले कुछ समय के पश्चात उसकी विधिवत घोषणा हो सकती है। तो ऐसे कौन से कारण हैं कि आप क्या देखते हैं? मैंने पहले भी कहा कि जनता गठबंधन को तय करती है और जनता की इच्छा है कि बीएसपी, एसपी, कांग्रेस सब मिलकर लड़े। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। आप तमाम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ जो आम लोगों के रिएक्शंस हैं, या इवन पार्टियों के जो अपनी वेबसाइट्स हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं देख लीजिए। सबकी प्रतिक्रिया यही है कि ये लोग मिलकर लड़ें। अब मिलकर लड़ने में अपना अपना हित देखना नेतृत्व का काम होता है। इसमें कभी बात नहीं भी बनती है और अभी बात नहीं बनती हुई दिख रही है। इसलिए लेकिन संभावना खत्म नहीं हुई है जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती, जिसके बाद ईडी सीबीआई का दुरुपयोग संभव नहीं रहेगा। और आज भी ईडी सीबीआई का खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में ये जो आशंका का बाजार है गर्म रहेगा कि वास्तव में इनके बीच समझौता हुआ है या नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस बात को खारिज नहीं कर रही है कि बीएसपी के साथ उनका समझौता होने वाला है। बीएसपी भी इतना तो बोलती रही है, दोहराती रही कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन जब खुलकर कोई प्रश्न किया जाता है तो उसका वो जवाब नहीं देती। इसी तरह से कांग्रेस ने भी दोनों संकेत दिए हैं कि बीएसपी से भी बात चल रही है और एसपी के साथ भी। यानी सब लोग जुड़कर लड़ने का संकेत दे रहे हैं, बिखर कर लड़ने की बात कोई नहीं कह रहा है। इसके बावजूद कि रास्ते उनके दिख रहे हैं कि वो बिखर कर लड़ते दिख रहे हैं, पर बोली उनकी जुबान उनकी एक साथ लड़ने की है। यही जनता का दबाव है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जनता का दबाव बहुत सारे निर्णय करवाता राजनीतिक दलों से, और जो संकेतों की भाषा राजनीति में, उसको पढ़ने की कला भी राजनीतिक दलों के पास होती है, नेताओं के पास होती है। और आप जैसे जिस तरह से आपने पूरे विषय का विश्लेषण किया है कि वर्तमान जो राजनीतिक घटनाक्रम है किस दिशा में जा सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही सार्थकता के साथ पूरे विषय का विश्लेषण किया है। आपका पुनः आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।